मुझे लगता है इस बात पे तो तालियां भी हैं। तो जो आपने कहा उसका पुनरीक्षण करेंगे और कुछ प्रश्न भी हम लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आपकी बात से कि आपने कहा हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। क्या रोड मैप है इसका? क्योंकि विरोधी इसका बहुत विरोध करते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं, और फिर वो तो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं कि एक तरफ तो इस देश में लोग रेलवे लाइन पे बैठ के शौच करते हैं और आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, बुलेट ट्रेन उनको उड़ा देगी। तो इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना एक बात, और कैसे 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे इसके लिए, क्योंकि अभी जो स्थितियां दिख रही हैं भारत के, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में अंतर आ रहा है, लेकिन जिस गति से महंगाई में वृद्धि होती है, जिस गति से इस देश के आम आदमी को सहूलियतों में दिक्कतें हो रही हैं, उसमें से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं? पहली बात तो जो आज कुछ दिक्कतें महसूस होती है, इसको लेकर एक बात ध्यान में रखिए कि कोविड के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई है, उसके कारण थोड़ी मात्रा में भारत पर भी उसका असर हो रहा है। पर मैं आपको मेरे अनुभव के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा भारत के बाहर भी काफी प्रवास होता है। दुनिया के, विशेषकर आज डेवलप्ड वर्ल्ड की हालत इतनी खराब है, आज हम 5 से 4 में आ जाएंगे तो कैसे आएंगे? क्योंकि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था इतना भयंकर गिर रहा है, वो हम बढ़े ना बढ़े वो गिर ही रहा है, तो हम उनसे आगे जाएंगे। तो उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरी हालत में है। वहीं भारत अपने अर्थव्यवस्था को कोविड के प्रभाव से ज्यादातर बचाकर रख पाया। थोड़ा बहुत हुआ है, पर भाई इटली जैसे देश में 21% आज इन्फ्लेशन रेट है, यूके में 15% इन्फ्लेशन है, यूएस में 15% इन्फ्लेशन रेट है। हम आज भी 6-7-8 पर आज टिके हैं। इसका कारण है कि हमने समय रहते हुए जो कदम उठाना था वो कदम उठाए हैं। इसीलिए उसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी वापस पटरी पर आ रही है। 1-2 साल के अंदर ये हम पूरे ये जो कोविड के कारण जो नुकसान हुई थी, परसों भी प्रधानमंत्री G20 में वही भाषण किया था, आज भी सप्लाई चेन बहुत मुश्किल में है। आज आपको कोई राजस्थान में संपन्न लोग बहुत होते हैं, तो आप अच्छा कार खरीदना है तो 6 महीना वेट करना पड़ता है। क्यों? कार तो बन रहा है, कार के अंदर जो चिप्स चाहिए, जो सेमीकंडक्टर्स जो कहते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, सप्लाई नहीं मिल रहा है। उसके कारण वो डिलीवरी होने में आपको 6 महीना 8 महीना हो जाता है। सप्लाई चेन में इस प्रकार की गतिरोध है, वो दूर होना है। इसलिए बाहर के देशों पर निर्भरता भी कम करना है, हम अपने देश पर ही निर्भर होना है। उसके माध्यम से हम जल्दी इस अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से पटरी पर लाएंगे। रही बात 5 ट्रिलियन पर कैसे पहुंचेंगे, यहां के 130 करोड़ लोगों के पराक्रम से पहुंचेंगे, पहुंचने वाले हैं। मैं आज देखता हूं तो छोटे छोटे युवक कैसे, मैं अभी बेंगलुरु में था, एक इंजीनियरिंग के जो पास आउट्स है वो आए थे, वो एक प्रोटोटाइप लेकर आए थे। वो प्रोटोटाइप क्या है? जो सेना के लोग बॉर्डर्स में बहुत सामान, यानी 2-2 टन, 1-1 टन का सामान 2-2 सिपाही अपने कंधे पर उठाकर मीलों मील चलना पड़ता है उनको, क्योंकि वहां रास्ता नहीं है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जो हिमालय क्षेत्र में है। अभी इन्होंने एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल बनाया। वो एक सोल्जर अपने मोबाइल से इस व्हीकल को अपने पीछे ले जा सकता है। इट्स कॉल्ड डिजी म्यूल। म्यूल है वो क्या बोलते हैं? हाँ, कंचर। वो डिजिटल म्यूल है, वो सैनिक के पीछे चले जाता है, अपने मोबाइल से वो लेके जा सकता है, 5 टन वेट लेके जाता है, कितना भी कठिन एरिया हो उसमें चले जाता है। हमारा एक युवक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बना रहे इसको, अब उनको 10-10 देशों से डिमांड है, हमको बेचो। वो बनाएगा इस देश को 5 ट्रिलियन डॉलर में, ऐसे युवक बनाएंगे। तो इसलिए यहां भी जो युवक बैठे हैं ना, मैं आपको कहता हूं, अपना गुस्सा सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे समय पर उतारते रहिए, पर कुछ अपना भी बनाइए।
कुछ आप उद्योग बनाइए, एक इनोवेशन में जाइए, नए कारखाना खोलिए, उस दिशा में जाइए। उस प्रयास से भारत $5 ट्रिलियन बनेगा। मैंने कहा इजराइल स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है। कहां से आया? इजराइल के लोग, उन्होंने अपनी राज्यों के पुलिस के पास आज फोन सर्वेलेंस और बाकी सारा इक्विपमेंट इजराइल से आता है। हम तो आईटी में इतने आगे हैं, पर वो कैसे हमसे पहले पहुंच गए ना उसमें। हमको भी उस प्रकार कोशिश करना चाहिए। हमारे प्रयास से बनेगा। भारत की इकॉनमी लगभग टेक ऑफ कर रहा है। एक बार टेक ऑफ हो गया, फिर वो पहले वो 5 ट्रिलियन जाएगा, फिर 3 साल के अंदर 10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। बस वहां तक पहुंचना है, फिर एक साथ अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। आपने भी कहा कि सप्लाई चेन में बहुत सारी दिक्कतें हैं और सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है, चिप की प्रॉब्लम है। भारत ने मोदी जी के आने के बाद मेक इन इंडिया शुरू किया और स्टार्टअप में हमने काफी बड़ा एक छलांग मारा। लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे धंधे थे, यानी जिसको एमएसएमई आज कहते हैं, बहुत छोटे उद्योग धंधे थे जो भारत के लोग उसको चलाया करते थे। और उन क्षेत्रों में चाइना का अचानक प्रवेश हुआ है और पिछले निश्चित रूप से उसमें यूपीए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। और अभी उन्हीं नीतियों को कंटिन्यू करने के कारण से आज भारत के बहुत छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनमें कहीं ना कहीं रुकावट है। तो ऐसी स्थिति में हम जो मेक इन इंडिया के माध्यम से एक और आगे बढ़ रहे हैं, वहीं यहाँ जो बेसिक चीजें जो बननी चाहिए, आज यहाँ क्या हम मोबाइल फोन की बहुत सारी इंडस्ट्री खुली है, लेकिन मोबाइल फोन का जो बेसिक चीज है उसको हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उस दिशा में हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, उस पर भी कुछ प्रकार बढ़ेंगे। ऐसा है, ये कहानी 10 साल पहले की कहानी है। आपने मोबाइल फोन इंडस्ट्री की बात की है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आज उसका एसोसिएशन है इंडिया में, दिल्ली में उसका मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। उनसे आप कभी बात करिए, अनिल महिंद्री जी वगैरह से बात करिए। आज तो वो उनका टारगेट है, एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी लगभग $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स हो रहा है। वो उनका टारगेट है कि इसको बहुत बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट्स पे ले जाना है। वो जो असेंबलिंग हो रहा है ना मोबाइल फोन्स के इंडिया में, आज तो 60-70% कंपोनेंट्स इंडिया में बनना शुरू हो गया है। हाँ, चिप बाहर से आता है, कुछ सर्क्यूट्स बाहर से आते हैं, आज वो स्थिति है। वो भी हम क्रॉस करेंगे, हम उस दिशा में है। तो इसलिए एमएसएमई की समस्या एक, देखो एमएसएमई की समस्या लगातार रहने वाला है। एक बड़ा इंडस्ट्री इफेक्ट हुआ है, उसके कारण उसके ऊपर निर्भर एमएसएमई को प्रभाव होता है। पर कई नई प्रकार के एमएसएमई क्षेत्र में इंडस्ट्री उभर रहा है। जैसा भी रफाल आएगा, रफाल के कारण बहुत बड़ा एमएसएमई इंडस्ट्री को फिर ताकत मिलेगा। और सरकार कई प्रकार की योजनाओं से एमएसएमई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो एक दुनिया की परिस्थिति कारण कहिए या ट्रेडिशनल सिस्टम में रहने का कारण कहिए, कुछ समस्याएं एमएसएमई को झेलना पड़ रहा है। पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए पूरा ध्यान सरकार का है और नए एमएसएमई क्षेत्र के फील्ड्स में बहुत बड़ी अच्छी विकास आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी हो रहा है। देश का उद्योग का क्षेत्र का नक्शा बदल रहा है, यह भी याद रखना चाहिए। आज क्या है, नेबरहुड बिजनेस, नेबरहुड मार्केट, ये आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप घर पे बैठ के, आप जहां से साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जाके रसगुल्ला समोसा लाते थे, वो आज ऑनलाइन ला रहे हैं ना। तो वो जो रसगुल्ला वाला है, वो हल्दीराम्स हो, दूसरा हो, वो आपके मोहल्ले के अंत में ही है, बट उसने ई कॉमर्स के द्वारा अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया। मैं साउथ इंडिया का हूं, मुझे हमारे साउथ इंडिया का मुर्गू बहुत पसंद है। आज मैं ई कॉमर्स के द्वारा मंगा लेता हूं। जो तभी तक, आज से 10 साल पहले तक मेरे गांव में या मेरे जिला में बेच रहा था, वो वही बैठकर दिल्ली में मुझे बेच रहा है। आज इंडस्ट्री का स्वरूप बदल रहा है, इससे जो लोग कैचअप कर रहे हैं वो सबको फायदा हो रहा है। अभी मैं गोवा में था,
गोवा में एक इंडस्ट्री फेक मीट्स बनाता है, यानी मैं शाकाहारी हूं, और भी होंगे, शर्मा जी शाकाहारी हो सकते हैं, और भी होंगे, बट हमको बाकी लोगों को देख के कभी कभी लगता है यार इनका तो जीवन में कितना आनंद है, हम तो गलती से इसमें आ गए हैं। पर आज हमको भी वही उसी प्रकार का मीट खाने का एक सुविधा है, क्यों? एक फेक मीट बन रहा है, वो दिखेगा। मैं एक उसके शॉप पे गया था, उसमें एक लिखा हुआ था डक मीट समथिंग लिखा हुआ, नहीं ये डक मीट है, बोले नहीं ये डक मीट नहीं है, ये वो क्या फ्रूट है, जैक फ्रूट, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जैक फ्रूट, हाँ, कटहल से बना हुआ फेक मीट है। मैंने सोचा ये इसका मार्केट है, बोला हर साल हर महीना 12 टन वो एक्सपोर्ट कर रहा है हर महीना। खड़ा हो गया, हमारे देश का कटहल को इंटरनेशनल मार्केट में आज प्रवेश कर दिया उसने। तो इस प्रकार नया सोचकर उभरने वाला जो इंडस्ट्रिया है, ये भी एमएसएमई है, वो इस देश का एमएसएमई का चित्र भी बदल रहा है। जो समस्या है इसकी तरफ सरकार का ध्यान भी है। इकोनॉमी की दृष्टि से एक प्रश्न छोटा सा मैं और लूंगा, फिर कुछ प्रश्न दर्शकों अपने साथ जो आए। इस संविधान की धज्जिया उड़ाई थी, तुम कह रहे हो कि आरएसएस खतरा है, बीजेपी खतरा है, मोदी खतरा है, सबसे बड़ा खतरा तो आप ही लोग थे। संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, तो इसीलिए ये सब राजनीतिक है। हाँ ठीक है कि देश में आजादी है, जैसा सोशल मीडिया में आजादी है, बाहर पब्लिक में भी आजादी है, तो आरोप करेंगे, पर यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये विवेचना चाहिए, इसमें सच्चाई क्या है, इसलिए थोड़ा अध्ययन भी अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ना देश का फेडरल व्यवस्था को कोई खतरा है, फेडरल स्पिरिट को, मैंने कहा ना संविधान में शब्द नहीं है, पर उस स्पिरिट को कोई खतरा नहीं है, संविधान को भी कोई खतरा नहीं है। भारत वो लोकतांत्रिक देशों में सबसे अग्रणी है जहां लोकतंत्र सक्सेसफुली चलता है, सफलता से चलता है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी स्वप्न देख सकता है। आज एक स्वप्न केजरीवाल जी देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उन्होंने लिखित कागज पे लिखे दिया, मैं लिखे दे रहा हूं, हमारी सरकार बन रही है गुजरात में। भाई स्वप्न देखने को कौन देख सकते हैं, अलग है। इसीलिए यहाँ कोई सड़क कहां खतरे में है भाई, तो यहाँ इस प्रकार का आरोप केवल राजनीतिक है। तो अब दर्शकों से कुछ प्रश्न लेते हैं। उधर सबसे पहले ये दाईं और ये बीच में से हाथ ऊपर जी, पहले अपना नाम बताइएगा और फिर प्रश्न छोटा कीजिएगा, लंबा नहीं कीजिएगा, ज्यादा प्रश्न ले पाएंगे। मेरा नाम मनोज है, मेरा सवाल मुद्रा को लेकर है। अभी जो डॉलर की बात चल रही थी, तो डॉलर के अगेंस्ट में तो रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में रुपया मजबूत हो रहा है। इस दोनों के बीच में अंतर का कोई विशेष कारण हो तो आप बता दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जनरली क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में, हाँ इंटरनेशनल मार्केट में जनरली डॉलर स्टैंडर्ड्स लेकर हम चलते हैं जनरली, इसलिए डॉलर से कंपेयर करने में हमारा जो चीज क्या है देखते हैं। अब आप इसको श्रीलंकाई रुपया से आप कंपेयर करोगे तो हम बहुत ताकतवर है, बट वो चाहोगे क्या श्रीलंका से कंपेयर करोगे क्या? नहीं ना। ये जो दुनिया का ताकतवर करेंसी है आज के दिन में, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। दुनिया का दूसरा ताकतवर करेंसी है यन है, रेनमिन भी जिसको कहते थे, तो उसमें हम उसकी तुलना में खड़ा होना पड़ेगा। उसकी भी प्रयास चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमने अब रशिया से भी इस विषय पर चर्चा शुरू की है कि क्या रशिया और भारत के बीच में डॉलर को ही ना लाओ, रूपी रूबल का बिजनेस करो ना, हमारा आपसी संबंध है तो रूपी रूबल पे करो ना, तब तो ये समस्या ही नहीं आती एक्सचेंज रेट का। हम ईरान के साथ करते हैं, ईरान के साथ हमारा डॉलर में बिजनेस नहीं होता है, रुपया में होता है, रुपया उनके अकाउंट में दर्ज होते हैं, उतने हिसाब से हम जो काम करना है वहां करते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये जो डॉलर पैरिटी है उसके कारण हमारे इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो, इसकी चिंता हो रही है, इसका प्रयास चल रहा है। पेशावर हम सबसे युवा देश है पूरे दुनिया में, लेकिन हमारे युवा आजकल ज्यादा तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की। मतलब एक राजस्थान में भी 5,000 की कांस्टेबल की भर्ती आती है तो 13-14 लाख उसमें तैयारी करे। एक आदमी 1 साल की तैयारी करे तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो इसकी एक जो 35 ईयर तक वो तैयारी कर सकता है, इसको कम करना चाहिए, तब ये 5 स्टूडेंट के और बढ़ पाएंगे। और भी इसमें कई स्किल और वो हमको काम करना चाहिए।
आप क्या करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं तो कंसल्टेंट का काम करता हूँ। इसलिए आप कह रहे हो ना। हाँ। बाकी लोग तो किसी युवा से बात कर रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, जैसे पुराने टाइम में कोई युद्ध की तैयारी कर रहा था, तो वो 10 साल उसने तैयारी करी तो वो अपने कहीं युद्ध में काम आएगी, उसकी तैयारी जिंदगी में कहीं काम नहीं आ रही और न देश की ताकत बन रही है। इसलिए इसको 35 से कम 25 तक तो लाना चाहिए। आपको बाहर लोग पकड़ के कुछ ना कर दे। हाँ ठीक है, इतना ही मैं कहता हूँ कि इसलिए सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बार बार ये इंस्पायर करने का प्रयास हो रहा है कि नौकरी मांगने वाले के न रह जाए, नौकरी देने वाले भी बनने का कोशिश करें। उस प्रकार का सोच और लोगों में बढ़ना चाहिए। कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, आज नौकरियां मिले तो अच्छा है, सरकारी नौकरी मिले तो और अच्छा है, बट स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना, नौकरी मांगने के स्थान पर 4 लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आना, ये भी अच्छा है। ये सोच युवाओं में बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जो कह रहे हैं उस प्रकार वो दबाव कम होगा। आज के दिन में थोड़ा दबाव दिखता है। अच्छा, आजादी के पश्चात जब राज्यों का विलीनीकरण हो रहा था तो 370, 71, 72 ये 3 धाराएं जो है वो राज्यों के विशेष अधिकार को लेकर बनाई गई थी। तो जैसे 370 अभी समाप्त हुई है कश्मीर के अंदर, वैसे एक हमारा एक सेंसिटिव एरिया और है जो चिकन नेक के उस तरफ है, जिसको पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। आप लोगों काम भी किया गया, तो उसके विषय में थोड़ा सा हमें बताइए कि सरकार की क्या योजना और कैसे हम उनको इंक्लूसिव कर पा रहे हैं, कैसे उनको अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, और वो चिकन नेक का जो एरिया है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, ऊपर की तरफ चीन है, बांग्लादेश। ऐसा है 370 के बाद 370 बनाया, इसलिए 370 गलत है तो 371 भी गलत है, ऐसा मत सोचिए। 371 में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 371 किसी भी राज्य को भारत में, वैसे 371 का एक अंश झारखंड को भी लागू होता है। इसके कारण झारखंड भारत से अलग ऐसा नहीं है। 371 कुछ कल्चरल, एजुकेशनल, ट्रेडिशनल राइट्स देता है। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है, नागालैंड में हमारे पंचायत व्यवस्था नहीं चलती है। उनका एक नागास का एक सिस्टम है, सिस्टम में एक मुखिया होता है, उस मुखिया अपने नेक्स्ट मुखिया अपने परिवार से किसी को नेक्स्ट, उनका सिस्टम चल रहा है, वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। उन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को चलाने का एक आजादी केवल 370 देता है। 370 क्या है? 370 तो अलग नागरिकता ही देता था। 35 ये जो था, 35 ये 370 का ही एक हिस्सा था, पर 35 ये के रूप में दिया गया था, वो अलग नागरिकता। तो ब्लैक मनी की समस्या थोड़ा इलेक्शन टाइम में राजनीतिक क्षेत्र में छोड़कर कहीं नहीं है। आज हमारे एजेंसी इतने सख्त है कि जो ब्लैक मनी का धंधा जो करते थे ना, ये लोग ज्यादातर अब लंदन में, पेरिस में सड़कों पर घूम रहे हैं, कोर्टों में घूम रहे हैं। यहाँ ब्लैक मनी का काफी हद तक नियंत्रण है, काफी हद तक। हाँ, बात सही है। क्या है, इंडियन बड़े इंजीनियर्स लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हर चीज का रास्ता निकालते हैं। अंग्रेजी में मजाक से कहते हैं, पर एवरी रात देरी से दिन ला, एक उसका माई बाप देख लेगा, वो फिर रास्ता निकालेगा। पर कुल मिलाकर आज एजेंसियां इतने सख्त है, इसलिए ब्लैक मनी वगैरह का काफी नियंत्रण है। हाँ, भ्रष्टाचार के लिए देखिए, भ्रष्टाचार का विषय ऐसा है कि भ्रष्टाचार का निर्मूलन ऊपर से करना पड़ता है, तब वो नीचे सर्कुलेट होता है। हमारे क्या होता है, किसी गांव में म्युनिसिपल ऑफिस का क्लर्क जो 1000 रुपया ले रहा है, वो क्या बोलते करप्शन कर रहा है, उसको पकड़ के जेल में डाल के फिर अमर उजाला में, दैनिक जागरण में खबर छापते हैं, अरे देखो करप्शन के खिलाफ मुहिम किया है। और वो जयपुर में बैठने वाला तो 2000 करोड़ ले रहा है, उसको कोई नहीं पकड़ता। तो या कोई और जगह बैठने वाला हो गया, तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जाता है, तो ऊपर से प्रक्षालन करना पड़ता है। आज मैं एक बात कह सकता हूं, जो राजनीतिक व्यवस्था में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री हो, उनका मंत्रिपरिषद हो, ये लोग न केवल नॉन करप्ट है, दे आर नॉन करप्ट, पर न केवल नॉन करप्ट है, वो इनकरप्टिबल है। इसको भ्रष्ट बनाना संभव नहीं है। क्यों? एक धारणा, एक दृढ़ता के साथ चलने वाला। ऐसी व्यवस्थाएं जब राजनीतिक व्यवस्थाएं बनती है ना, तब भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश होगा। बट तब तक, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जब तक थोड़े बहुत ऐसे लोग इधर उधर रहते रहेंगे,
तो वो समस्या आपके सामने आगे रहेगी, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता रहेगा। थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने ये कहा कि देखो, पानी में रहने वाला मछली पानी कब पी लेता है ये कहना जितना मुश्किल है उतना मुश्किल है सरकार में बैठने वाला पैसे कब खा लेता है कहना। तो राजनीतिक व्यवस्था में समस्या है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में बैठने वाला न केवल नॉन करप्ट बट इनकरप्टिबल बनना चाहिए। कोई भी ताकत मुझे करप्ट नहीं कर सकता है, ऐसा बनना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर है, वो ठीक होगा भ्रष्टाचार का भी। नहीं, आपने सरकार के मुखिया और उनके साथ के लोगों के बारे में तो कहा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है और हम सबको दिखाई देता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी सुधार की उतनी स्थिति दिखाई नहीं देती है। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैं इसी में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ रहा हूँ। हमारी 2014 शुरुआत हुई तो एक कार्यक्रम आया स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता अभियान चारों ओर दिखाई देता था, रेलवे स्टेशन पे दिखता था, ट्रेन में दिखता था, जगह जगह पूरे देश भर में दिखाई देता था। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उससे फोकस हटा है। अब हमारे रेलवे स्टेशनों पे उतनी स्वच्छता दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम मैं जो दिल्ली या मुंबई के जो स्टेशन है उनकी बात कर रहा हूँ। छोटे स्थानों पे अभी भी स्वच्छता दिखाई देती है, लेकिन बड़े स्थानों पे वो फोकस को हटा है। तो ये दो बात हो गई। पहली बात, क्या ब्यूरोक्रेसी पे हमारा कंट्रोल उतना नहीं है कि हम उनको काबू में कर पाए। दूसरा, क्या ब्यूरोक्रेसी हमारी बातों को उतनी संजीदगी से नहीं ले रही है कि वो जो हमने एक अभियान शुरू किया उसको उसने बाद में धीरे धीरे करके ढीला कर दिया। देखिए भाई, अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो परिवर्तन का दृश्य का जिक्र मैंने किया था वो हो रहा है, तो बिना ब्यूरोक्रेसी के नहीं हो रहा है। सरकार के सभी अंग काम करते हैं तभी जाकर वो परिवर्तन होता है। बट ये कहते हुए भी मैं आपकी बात को मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी एक वो प्राणी है, तो घोड़ा है वो। उस घोड़े को उसके ऊपर बैठने वाला ठीक से नियंत्रण करना पड़ता है। अब वो कमजोर है तो घोड़ा चलाएगा, आदमी घोड़ा को नहीं चलाएगा, घोड़ा आदमी को चलाएगा। तो इसलिए आवश्यक है उसके ऊपर बैठना है, उसके माध्यम से चलाना है सरकार को, पर चलाते समय ध्यान रखना है कि हम उसको चलाएं, वो हमको नहीं चलाए। तो वो जहां वो दृष्टि है वहां ठीक चलता है। ब्यूरोक्रेसी में मैं अच्छे लोगों को जानता हूं, एकदम समर्पित होकर। भाई आज तो मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, 4-5 दिन ऑफिस में ही रह जाते, घर भी नहीं जाते, रात भर काम करते रहते हैं। क्यों? टारगेट है, सरकार में अंकुश है, डिलीवरी करना है। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी है, कहीं है तो कुछ लोगों के रिटायरमेंट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भाई ये लोग जाए तभी ठीक होगा, होता है कुछ लोग होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को चलाने वालों के ऊपर निर्भर होता है। हेलो भाई साहब, एक बार इनको पूछ लो फिर आपको। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम भूपेश माथुर है, बाड़मेर से हूँ। और आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा में जो आपने बताया था जम्मू कश्मीर में 70% लोग हैं जो भारत को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, 30% सपोर्ट नहीं करते, मतलब करते हैं नहीं करते। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे, जैसे कश्मीरी पंडित थे जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनको टारगेट करके मार गया, टारगेट किलिंग हुई थी। और इवन ऐसा भी बोला गया कि जो वहां पे लोग थे उनके साथ वाले थे, उन्होंने ही वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो ऐसा अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से होना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि ऐसा कई, जैसे कि हम अभी कुछ रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि 5 करोड़ के करीब लोग गए थे, टूरिस्ट गए थे वहां जम्मू कश्मीर में पिछले 3 महीनों, उसके बाद भी टारगेट किलिंग हुई। तो ऐसा लगता है उन्हें पैसा तो मिलेगा चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो हत्या भी करना चाहिए। ऐसा है, इसको एक बात समझिए। जो पहले सेना पर अटैक होता था, पुलिस पर अटैक होता था, या सरकारी दफ्तरों पर अटैक होता था, बम ब्लास्ट होते थे, ये सब बंद होकर आज लोन वोल्फ अटैक जिसको कहते हैं, यानी एक कोई ठेले वाला है, वो बिहारी है, यूपी का है, उनको मोटरसाइकिल पे आके पिस्टल से मार के भाग जाना, या एक स्कूल में एक पंडित टीचर है, उस स्कूल में घुसकर उनको मार के भाग जाना, ये आतंकवादियों के कायरता का परिचय है, पहले याद रखो। आज वो हिम्मत नहीं है हमारे सेना के सामने आने का, हमारे पुलिस के सामने आने का। आज आतंकवादी कायर होकर इस प्रकार के लोन वोल्फ अटैक्स कर रहे हैं, इसको भी बंद करना है, उसका भी प्रयास होगा। पर आज और कोई बड़ा गतिविधि को अंजाम देने की स्थिति आतंकवादियों का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
ये आतंक फिर भी क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उठ सकता है ना। आपका पूछने का मतलब वो है कि भाई आप कह रहे हैं तो सब अच्छे कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आपके पड़ोस में एक पाकिस्तान नाम का देश है, उसका आज भी धंधा चलता है। आज उनके एक नया आर्मी चीफ की नियुक्ति हुई है। वो आर्मी चीफ थे, वो आर्मी चीफ है जिसने बालाकोट का जो अटैक हुआ था, उसका उन्हें भारत के ऊपर जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था, उस अटैक का वो पूरा सूत्रधार था, वो आर्मी चीफ है। तो वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए तंत्र है, वो आज भी सक्रिय है भारत में कश्मीर में कुछ ना कुछ करे। आज उनकी एक बड़ी रणनीति चल रही है। क्या रणनीति है? जैसे तमाम देशों में आईसिस के नाम पर विदेशों से, अलग अलग देशों से आए हुए लोग आतंकवादी बने हैं। ऐसा कश्मीर के लिए भी केवल पाकिस्तान नहीं, टर्की से और देशों से, सीरिया से, इवन लंदन से आतंकवादियों को बना के भेज सकते हैं क्या? इस पर भी सोच चल रहा है। तो जब तक ये पड़ोस का इस प्रकार की गतिविधि चलेगा, हमारे लिए चैलेंज बरकरार रहेगा, हम उसको सामना करेंगे। और आज इतना ध्यान रखना, आज कोई हिम्मत का काम नहीं कर सकता है। आज आतंकवादी, मैंने एक बात कही ना, आज आतंकवादी का शेल्फ लाइफ 2 महीना है। इसके कारण क्या मालूम? आज कोई आतंकवादी बनता हो तो उनको लगभग लोकल सपोर्ट नहीं मिलता, वो इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंच जाता है। और पहले एक समय था जब हम सरकार में, तो हमारा भी अनुभव था कि एक कोऑर्डिनेशन का मीटिंग होता था, तय होता था कि फलाना एरिया में आतंकवादी है, उनको उनके ऊपर एक ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन करने के लिए सेना पुलिस सब मिलकर तैयारी करके 6 घंटा लगता है ना, एक ऑपरेशन करने के लिए 6 घंटा लगता। ये 6 घंटे में इस मीटिंग की जानकारी उन तक पहुंच जाती थी, वो भाग जाता था। इसलिए उनका शेल्फ लाइफ बहुत 4 साल 3 साल होता था। आज तंत्र एकदम पक्का है और ज्यादातर इंटेलिजेंस का इनपुट लोगों से आता है, जिसको हम ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस आता है बहुत। और मैं आपको और एक बात कहता हूं, ये मुझे कहना आवश्यक लगता है। जो कश्मीर में जो मरे हैं उसमें 26,000 हमारे सेना अर्धसैनिक बल के लोग हैं, और उसमें अधिकतम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस है और वहां के स्थानीय लोग हैं। और मैं ऐसे ऐसे पुलिस को जानता हूं, कांस्टेबल है, 6-6 साल अपना घर नहीं जा पाता है, जाएगा तो मार दिया जाएगा, जा नहीं पाता है, पर तत्परता से काम कर रहे हैं, काम छोड़ के भागे नहीं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज इसलिए पत्थरबाजी नहीं हो रही है क्योंकि समर्थन नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए 70% कहा, 100% हो जाता है तो शायद आप जो कह रहे हैं वो स्थिति आती। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा एक ब्लैक शीप हो सकता है, कोई कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी मिले जुले हैं, पर अधिकतर लोग आज हिंसा के खिलाफ है, वायलेंस नहीं चाहते हैं, आतंक नहीं चाहते हैं। ये संख्या बढ़नी चाहिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हमको और ज्यादा उनके साथ मिलना चाहिए, और ज्यादा उनको समझाना चाहिए कि नहीं रहना होगा। सरकार अपने ढंग से जो करना है दृढ़ता से करेगा। सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ मात्र कार्रवाई नहीं किया है। आतंक एक इकोसिस्टम होता है, टेररिज्म इज एन इकोसिस्टम, उसको फाइनेंस करने वाला रहता है और वो फाइनेंस को पहुंचाने वाला होता है, आतंक को स्प्रेड करने वाला होता है। इन सारे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा है पिछले 4 सालों में। आपको शायद जानकारी नहीं है, 40 व्यापारी जेल में बैठे हुए तिहाड़ में 4 साल से। क्यों? फंडिंग करते थे, पत्थर फेंको 500 रुपया मिलता था। आज 500 देने वाला भी जेल में है, पत्थर फेंकने वाला तो है ही, 500 देने वाला भी जेल में है। इसीलिए आतंक नियंत्रण में आया है, इसलिए एक परिवर्तन आ रहा है। 100% हो गया क्या? मैं भी नहीं कह रहा हूं, बट दिशा में काफी इंप्रूवमेंट है। नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्यांग है और मेरा प्रश्न आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि अराइज इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो, तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट स्टेटस मिल सकता है क्या? तो आज वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना बन के आता है, 5 मेंबर्स में से वो कभी भारत को समर्थन नहीं करता। तो ऐसे में भारत को या भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को किस प्रकार अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि वो चाइना पर एक डिप्लोमेटिक के साथ साथ इकोनॉमिकल प्रेशर भी बनाए,
जिससे वो इंडिया का स्टैंड नहीं ले, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो वहां पर एब्सटेन जरूर करे और इंडिया को परमानेंट स्टेटस मिले, जिससे वो इंडिपेंडेंट स्टैंड इंटरनेशनल लेवल पे रख सकता है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अपना सीट चाइना को दिया था। नेहरू जी का जो महान उदारता थी, उसमें अपना जो स्थान था वो जाके वहां दिया। आज हम उसका भुगत रहे हैं, ये बात सही है। बट देखिए भाई, यूएनएससी में भारत अपने दम पर रहने की क्षमता आज रखता है। और यूएनएससी का, वैसे तो यूएनएससी में रोटेशन में मेंबर बनते हैं, एक रोटेशन होता है, उस रोटेशन में 2 साल के लिए हम बनते हैं। बट जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, उसमें हम नहीं है। 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनमें रोटेशन में हमारा भी नंबर आता रहता है, पाकिस्तान का भी आता है। वैसे तो हम चाह रहे हैं कि हम परमानेंट मेंबर बने। उसमें फ्रांस को वीटो है, चाइना को वीटो है, रशिया को है, यूएस को है, यूके को। भाई उनसे तो हम ताकतवर है आज के दिन, पर आज नहीं है। वो सुधार यूएनएससी में आना चाहिए, वो सुधार आज यूनाइटेड नेशंस में ही आना चाहिए। आज मुझे बताइए, पिछले 20 साल यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के या यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से दुनिया में कोई भी युद्ध रुका क्या? रुका नहीं है। उल्टा हर युद्ध में यूनाइटेड नेशंस एक प्रस्ताव पारित करके एक पार्टी बन जाता है। भाई यूएन किस लिए है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए है? युद्ध में पार्टी बनने के लिए है कि युद्ध रोकने के लिए है? युद्ध रोकना ऐसा कहने वाले हम लोग बाहर है। इसलिए इन व्यवस्था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनमें बड़े सुधार की जरूरत है। ये बात भी भारत खुले मंच पे कह रहा है, भाई यू हैव बिकम रिडंडेंट नाउ, तुमको बदलना है। ये बात हम कह रहे हैं। जो हमारा मेंबरशिप अलग बात है, मेंबरशिप नहीं मिला तो भारत की इज्जत कोई कम हुआ क्या? आज तो हमारे दम पे 40 देश खड़े हो गए ना, यूएनएससी के खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ हमारे दम पे खड़े हो गए। तो इसलिए हाँ, हमारे अधिकार है, मिलना चाहिए, परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। बट उससे महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। वो परिवर्तन जब आएगा तो इंस्टीट्यूशन रेलेवेंट रहेंगे, नहीं तो आज कौन पूछ रहा है भाई? तो हम फीलिंग तो रहे ना, वो ठीक करना है, उसको पूरा करना है। और यहाँ जिस देश में आज भी जो कुछ तत्व है ना, वो केवल माइनॉरिटी में ऐसा नहीं है। जो गैलवान हाई बोलने वाले कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो यहाँ के मुख्यधारा के लोग हैं। बट ऐसे भी तत्व है, इन सबको पहले ठीक करो, भारत को स्ट्रांग खड़ा करो, तो अपने आप आ जाएंगे भाई। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जब 1947 देश को विभाजन करने का निर्णय कांग्रेस ने लिया था, तो साफ विरोध में थे। कांग्रेस के अंदर बड़ा विरोध था उसका। नेहरू पटेल दोनों ने हस्ताक्षर में शामिल थे, बाकी सब विरोध में थे। तो जुलाई 15 को मीटिंग हुई दिल्ली में, तो कांग्रेस तैयार थे नेहरू पटेल के ऊपर कूद पड़ने के लिए। ऐसा कैसे कहते हो? देश को विभाजन कैसे स्वीकार करते हो? गांधी जी पहुंचे, फिर खान अब्दुल गफ्फार खान करके होते थे, सरहद गांधी बोलते थे, फ्रंटियर गांधी। वो तो रोने लगे मंच से, आपने धोखा दे दिया हमको पाकिस्तान में डाल दिया, हमने आपके ऊपर विश्वास रखा। तो गांधी जी फिर सबको समझाने लगे। तो नेहरू जी बोले कि देखो भाई, ये जिन्ना इतना बदमाश निकला है, इससे आप चल नहीं सकते हैं, थोड़ा छुटकारा पाएंगे, इससे करके हमने मान लिया। कैसे सिंपल ले लिया देखो देश के विभाजन का। जिन्ना बदमाश है, जिन्ना से छुटकारा पाना है, इसलिए देश के एक हिस्से से छुटकारा पा लिया, ये कर लिया। पर उन्होंने और एक बात बोली, बट मुझे पूरा भरोसा है कि लंबा अलग नहीं रहेंगे, भाग के फिर वापस आ जाएंगे। हिंदुस्तान को ऐसे स्थिति में हमको खड़ा करना चाहिए जहां जैसा आज हर कश्मीर का लड़का कहेगा कि मुझे भारत में ही रहना है, ऐसा बलूचिस्तान वाला या यूरोपीय वाला वो भी कहे कि हमको हिंदुस्तान के साथ रहना है। ऐसा हिंदुस्तान को खड़ा करना है, फिर सबका नंबर आएगा जब नंबर आएगा सब आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वैसे तो मुझे लगता है अभी कम से कम 20 लोग चाहते हैं आपसे प्रश्न पूछना, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा और सीमा होती है, और हम जो हमारी सीमा है उसको पार कर चुके हैं। तो आपने भारत और भारत के इस नवोदय के ऊपर जो प्रकाश डाला है, बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में हमारी स्पष्टता नहीं थी, उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, हम सभी को उस दिशा में अग्रसर किया है।
सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ये जो आपका संदेश है, मुझे लगता है हम सब मिलकर इसको और आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को उस नाते से कि हम सब लोग मिलकर एक्टिविस्ट की भूमिका निभा सकें और लगातार इस देश को, इस देश की सरकार के साथ मिलकर उदय की ओर ले जाएं, उदय की ओर अग्रसर करते रहें, इस पर हम सब प्रयत्न करेंगे। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम माधव जी एवं अनुराग